से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, उसमें हम अति लघुत्तरीय वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसका वो आज का जो ये पार्ट होगा वो आज का आखिरी यानी लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद जो है आपके पेपर 1 से एक भी इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। आप इतना विश्वास करके चलिए कि आपने अगर ये 50 करीब 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 50 से 52 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो यहाँ से बाहर नहीं जाना है, इतना आप मान कर चलिए। और जैसे ही ये वीडियो समाप्त होता है और अगले दिन आपकी मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपका जो पेपर नंबर 2 है उसके भी अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर किया जाए। फिर धीरे धीरे करके हम लघु उत्तरीय वाले प्रश्न को भी कवर करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय पर भी उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने 41 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ये 42वां नंबर क्वेश्चंस है। इसमें लिखा है अनुमोदित भोज्य पदार्थों का वर्णन कीजिए। आपको अनुमोदित भोज्य पदार्थों के बारे में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बता सकते हैं, पहला यहाँ पे लिखा है अनुमोदित भोज्य पदार्थ। अनुमोदित भोज्य पदार्थ कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे पहले देख सकते हैं सभी छिलके युक्त मोटे अनाज, जिसमें छिलके पाए जाते हैं मोटे अनाज, वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे मक्का हुआ, गेहूँ हुआ, ये सब। ठीक है, कच्ची सब्जियां, सलाद। कच्ची सब्जियां जैसे आप कोई सब्जियां होती हैं जो आप कच्ची खाती हैं, जैसे क्या बता दें आपको, सब्जी में गाजर वगैरह भी आता है, तो ये हुआ वो सलाद में भी आ जाता है। उसके बाद कह रहा है सब्जी, फलों के छिलके, बीज, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, अनुमोदित पदार्थ में आते हैं। तीव्र गंध युक्त सब्जियां भी किस में आती हैं, अनुमोदित पदार्थ में आते हैं। तले हुए भोज्य पदार्थ भी अनुमोदित भोज्य पदार्थ में आते हैं। और गरिष्ठ केक, मिठाइयाँ भी किस में, अनुमोदित पदार्थ में ही आते हैं। अचार और मसालेदार पापड़, चिली सॉस, आदि सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, अनुमोदित पदार्थ में आ जाती हैं। तो आई होप अनुमोदित भोज्य पदार्थ से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे। तो देखते हैं 43वां नंबर प्रश्न। 43वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है संतुलित आहार का महत्व बताइए। अगर हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो मनुष्य के स्वस्थ रहने तथा दीर्घ जीवन जीने हेतु संतुलित आहार का अधिक महत्व है। संतुलित आहार ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर का समुचित विकास कर अपने स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बना सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है और लंबी आयु तक जीना चाहता है, 100 साल तक जीना चाहता है, 100 साल से ऊपर भी जीना चाहता है, तो उसको पहली बात तो संतुलित आहार लेना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, आपके जीवन में। और संतुलित आहार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, जो उसका शरीर है, उसका समुचित विकास और अपने स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा कर सकता है। मतलब जो उसके शरीर है उसको सब तरफ से विकसित भी कर सकता है और जो उसका स्वास्थ्य है उसको उसका लेवल भी बढ़ा सकता है। ठीक है, भारत में भी अन्य देशों के समान स्वास्थ्य सुधार के लिए आहार संबंधित विभिन्न अन्वेषण किए गए हैं। मतलब कह रहे हैं अगर हम भारत देश में देखें, भारत देश में भी और अन्य देशों में भी देखें तो सामान स्वास्थ्य सुधारने के लिए, जैसे जो स्वास्थ्य होता है मनुष्य का, उसको सुधारने के लिए आहार संबंधित विभिन्न अन्वेषण, मतलब बहुत सारी खोज की गई हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश भारतीय जनता का आहार एवं उनकी शारीरिक आवश्यकता की दृष्टि से काफ़ी निम्न श्रेणी का है। जिससे हमें ये देखने को मिला है कि जो भारत की जनता है, जो भारतीय जनता है, उसका जो अधिकांश का मतलब समझ लीजिए कि करीब 70% जो जनता है, 70%, हाँ 70% ले सकते हैं, इतनी जो भारत की जनता है, इसका क्या है, आहार उसके शरीर जितना उसके शरीर को आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं, उस हिसाब से उसको आहार नहीं मिल पाते हैं। बहुत से लोगों को तो दोनों समय भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दोनों टाइम भोजन भी नहीं मिल पाता, बेचारे एक टाइम खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करना हास्यास्पद लगता है। मतलब कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही कि भरपेट भोजन ही नहीं मिल पा रहा है या संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे समय पे आप अगर अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करें तो एक ये हंसी की बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, देखते हैं 44वां नंबर प्रश्न। लिखा है उच्च रक्तचाप क्या है, जिसे आप कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
उच्च रक्तचाप हृदय रोग का एक लक्षण है, ठीक है। मोटापा बढ़ने से प्रायः रक्तचाप अधिक हो जाता है। जब आदमी मोटा हो जाता है उसी हिसाब से उसकी जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कभी कभी इस रोग के कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। सीधी सी बात है, जब आदमी का जो हृदय है और हृदय से ही आदमी का जो है ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल होता है, वही जब स्पीड पकड़ लेता है तो जो उसका ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उससे वो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। यह रोग प्रायः 40 से 60 वर्ष की आयु में अधिक पाया जाता है। जो 40 से 60 वर्ष के आयु के लोग होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। गर्भावस्था तथा वृक्क रोगों में भी रक्तचाप बढ़ जाता है। यह रोग हृदय तथा रक्त परिवहन प्रणाली से उचित प्रकार से कार्य न करने की स्थिति में उत्पन्न होता है। मतलब कह रहे हैं ये रोग जो होता है ये कहाँ पे, हृदय और जो रक्त परिवहन प्रणाली है, मतलब जो पूरे शरीर में खून को दौड़ाती है, इसमें जब दिक्कतें आ जाती हैं तभी ये हमेशा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हृदय मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है। हृदय रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त भेजता है। मतलब कह रहे हैं जो हृदय है ये रक्त वाहिनी मतलब होता है जो रक्त को हमारे शरीरों में पहुंचा रहा है, के माध्यम से क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सब जगह पे खून को पहुंचाता है, जिससे समस्त पौष्टिक तत्व उपस्थित रहते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है कि उसमें समस्त पौष्टिक तत्व जो आवश्यक होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। अधिकतर हृदय रोग अधिक आयु के व्यक्तियों को होता है। मतलब कह रहे हैं जो ये हृदय रोग देखने को मिलता है ये अक्सर हम जो उच्च आयु के, जो जिनकी आयु अधिक हो जाती है उन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 45वां नंबर प्रश्न लिखा है, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन करना है, ठीक है। जो खाद्य पदार्थ जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ निम्न होते हैं। पहला, दूध, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दही भी ख़राब हो जाता है। पनीर, मक्खन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें दूध से संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जिनकी पत्ते हरे होते हैं, जैसे फूल गोभी, पात गोभी, ये सारी चीज़ें होती हैं। पालक हुआ, सोया हुआ, ये सारी मेथी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती, ख़राब हो जाती हैं। फल में ले लीजिए, जैसे केला हुआ, संतरा हुआ, चीकू हुआ, आम हुआ, खुबानी हुआ और आड़ू हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप देखने को पा रहे होंगे। चौथा नंबर, अन्य सब्जियां, कछू, लौकी, ठीक है, कछू, लौकी, तरोई, भिंडी, करेला, ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी ही क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। देखते हैं 46वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखा है, कब्ज से आप क्या समझते हैं, कब्ज के बारे में बताना है। तो कब्ज एक आंतों से संबंधित साधारण रोग है। मतलब आंत से संबंधित ये रोग होता है। कब्ज के रोगी को मल त्याग में बहुत कष्ट होता है। जो जिनको कब्ज हो जाता है वो लेट्रिन करने में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन रोगियों को बवासीर भी होने की संभावना होती है, ठीक है। जब ये रोगी जो कब्ज के रोगी होते हैं उनके बवासीर हो जाने की भी संभावना अधिकतर पाई जाती है। कब्ज किसी भी आयु में हो सकता है, इसकी कोई आयु नहीं होती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी आयु में हो जाता है। इसमें मल कड़ा हो जाता है, लेटरिन जो होती है वो आपकी टाइट होने लगती है तथा निकलने में काफ़ी कष्ट होता है। और लेटरिन करने में आपको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। मल त्याग के समय गूदा की श्लेष्मिक झिल्ली से रक्त निकलने लगता है। मतलब अगर आप लेटरिन करने जाते हैं और आपको कब्ज है तो आपको जो है क्या बोलते हैं, लेटरिन के साथ में खून भी थोड़ा बहुत आने लगता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, कब्ज के लक्षण बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी आदमी को कब्ज है। तो कब्ज रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति कमज़ोर तथा दुर्बल हो जाता है। जो व्यक्ति आपको कमज़ोर और दुर्बल लगे उसके समझिए कि 80% तक आप ये मान के चलिए उसको कब्ज है। रोगी का चेहरा उदास और पीला पड़ जाता है। जो रोगी होता है कब्ज का, उसका चेहरा क्या हो जाता है, वो उसका चेहरा उदास टाइप का रहता है और वो चेहरा थोड़ा बहुत पीला भी पड़ जाता है। सांसों में बदबू उत्पन्न होने लगती है। जो उसकी सांस होती हैं उसमें थोड़ी बहुत गंदगी आपको लगने लगी। बार बार उल्टियाँ होने लगती हैं, मतलब उसको उल्टी भी होगी। रोगी की भोजन की प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। मतलब वो खाने के प्रति उतना रुचि नहीं दिखा पाता है, खाने से दूर हटने लगता है। ये सारे उसके क्या हैं, लक्षण हैं, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नेफ्राइटिस के रोगी के लिए आहार व्यवस्था बताइए। जो नेफ्राइटिस जिनको हो जाता है उनके लिए किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है, नेफ्राइटिस रोग
होने पर आहार व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात क्या है, आहार में प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा आहार में कम पानी मिलनी चाहिए। आहार में नमक, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, का उपयोग कम कर देना चाहिए। इसमें उसको नमक बहुत कम देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए, आहार में कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करना चाहिए। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा मिलता हो ताकि प्रोटीन की कमी का अभाव कम पड़े। मतलब कह रहे हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा तो प्रोटीन की कमी हमें कम महसूस होगी। बात करें चौथा पॉइंट यहाँ पे है, आहार में विटामिन का उपयोग खूब करना चाहिए। इसमें हमें विटामिन की उपयोग खूब करनी चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए। जो ये होता है कार्बोहाइड्रेट ये खूब चाहिए, ठीक है, विटामिन खूब चाहिए और नमक कम खाना चाहिए। ये सारे नेफ्राइटिस रोग के क्या हैं, आहार लेते समय इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज 49वां नंबर प्रश्न लिखा है कि संतुलित भोजन के अभाव में क्या हानियां हो सकती है। अगर आदमी संतुलित भोजन नहीं ले रहा है तो उसको कौन कौन सी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला यहाँ पे लिखा है, शरीर की मांसपेशियों का उचित रूप से विकास नहीं हो पाता है। जब संतुलित भोजन आप नहीं करेंगे तो आपके जो शरीर का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। दूसरा यहाँ पे लिखा है, संतुलित भोजन के अभाव में शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। आदमी के पास शक्तियाँ कम रह जाती हैं, वो काम करने में उतना सक्षम नहीं रह पाता है। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है, देखने में पीला दिखाई पड़ेगा तथा वह कमज़ोर दिखाई पड़ने लगता है जब वो संतुलित भोजन नहीं लेता है। चौथा नंबर, व्यक्ति की आँख पीली दिखाई देती है, आँखों में पीलापन आ जाएगा तथा कमजोरी महसूस होती है। उसको देखने के बाद लगेगा बेचारा कुपोषण का शिकार है। ठीक है, देखते हैं 50वां नंबर प्रश्न लिखा है, उपचारात्मक आहार के कितने प्रकार हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, उपचारात्मक आहार के निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, कम कैलोरी तथा अधिक कैलोरी युक्त आहार। ये पहला आपको देखना है, उपचारात्मक आहार का पहला प्रकार है। दूसरा, कम प्रोटीन या अधिक प्रोटीन युक्त आहार। तीसरा, कम रेशे युक्त या अधिक रेशे युक्त आहार। ये सारी चीज़ें बीमारी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। चौथा लिखा है, निम्न वसा युक्त आहार, जिसमें वसा ज़्यादा पाया जाता हो। कम सोडियम युक्त आहार भी हमें क्या किया जाता है, ये उपचारात्मक आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, ये हो गया था, यहाँ पे आ गए थे। हाँ, चलिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, लिखा है, अधिक रेशेदार युक्त आहार पर टिप्पणी लिखिए। आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको अधिक रेशेदार युक्त आहार के बारे में कुछ लिखना हो। तो आपको ध्यान में रखना है, जिन भोज्य पदार्थ में अधिक रेशे होते हैं उन्हें अधिक रेशे युक्त आहार कहा जाता है। यह आहार कब्ज और बड़ी आंतों की मांसपेशियों की निर्बलता की अवस्था में दिया जाता है। जब आदमी को कब्ज हो जाए या बड़ी आंत से संबंधित या मांसपेशियों में निर्बलता पाई जाती है तो हमें रेशे युक्त भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। अधिक रेशे युक्त आहार देने का प्रमुख उद्देश्य मल बनाने तथा निकालने में मदद करना होता है। रेशा युक्त आप अगर भोजन किसी को दे रहे हैं तो इसका में एक लक्ष्य होता है कि वो क्या करेगा कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है कि जो रेशे युक्त आहार होते हैं उनको खिलाने का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि जो मल होता है उसको बाहर निकालने में या मल को बनाने में हमें ज़्यादा मदद प्रदान करता है। ठीक है, आज का और इस अति लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पेपर को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये है 52 नंबर प्रश्न लिखा है, गुर्दे के रोग से क्या अभिप्राय है। तो आपको ध्यान में रखना है, गुर्दे की बीमारी को एक मिनट, गुर्दे की बीमारी को ग्लोमेरू, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, क्योंकि इस रोग में कोशिका का गुच्छा ही प्रभावित होता है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, कोशिका का गुच्छ प्रभावित होता है। गुर्दे की बीमारियां निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहला, तीव्र एवं दीर्घकालीन, वही चीज़ लिखा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है,
और अगला लिखा है नेफ्रेटाइटिस, और तीसरा लिखा है यूरेमिया, और चौथा यहाँ पे लिखा है क्या, गुर्दे एवं मूत्र मार्ग में पथरी बनना। ये सारे क्या हैं, ये गुर्दे के रोग से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।